आज के ये जो क्लास है वो बायोलॉजी चैप्टर 2 का चौथा लेक्चर होने वाला है, फोर्थ लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं वो आप पहले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पूरे 1 महीने बाद कोई लेक्चर आ रहा है और इसका फोर्थ लेक्चर आ रहा है। कुछ रीज़न से मैं कहीं बाहर चला गया था, मतलब मैं अपने गाँव चला गया था एंड इसलिए लेक्चर नहीं आ पा रहा था। बट अभी जो लेक्चर आ चुका है, सो इसे कंटिन्यू करने से पहले आपको पिछला जो लेक्चर्स हैं वो रिवाइज करना चाहिए, तब जाके ये जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। बाकी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टॉपिक होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा आप बोल सकते हो इस चैप्टर का। चैप्टर का जो आज का जो टॉपिक है वो है युग्मक जनन, और युग्मक जनन के बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस के अंदर में 2 युग्मक जनन हमें पढ़ने होंगे, जो कि होने वाला है नर और मादा का। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है मेल का, और दूसरा हम पढ़ेंगे वो है अपने फीमेल का। और मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों में ही हम क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। और युग्मक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। मतलब युग्मक का निर्माण करना युग्मक जनन कहलाता है। आपको मैंने बताया हुआ था कि मेल मतलब कि जो नर होता है उसमें हम युग्मक बनाते हैं, उसका नाम होता है शुक्राणु। और जो फीमेल होता है उसमें बनता है, उसे कहते हैं अंडाणु। अब जो शुक्राणु है उसके बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। और जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। ये दोनों ही प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो कि युग्मक जनन के अंदर में आती है। मतलब युग्मक जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंडाणु जनन। सो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राणु जनन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शुक्राणु जनन और ये जो अंड जनन है, सॉरी एक इशू हो गया था। मैं बात कर रहा था युग्मक जनन की, जिसके अंदर में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन होगा। अब देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है तो क्या उसके शरीर के अंदर में फीमेल हो तो क्या उसमें अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाएंगे, या अगर वो मेल है तो उसके अंदर में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या एक दिन का बच्चा है जिसके अंदर में शुक्राणु अंडाणु युग्मक बनना स्टार्ट होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं एक अवस्था आएगी, कोई न कोई टाइम आएगा जिसके बाद ही शरीर के अंदर में युग्मक का निर्माण होना स्टार्ट होगा। और वो जो अवस्था होती है, वो कहीं न कहीं एक ऐज पे स्टार्ट होती है, कुछ टाइम में स्टार्ट होती है। अब जिस ऐज में स्टार्ट होती है ना, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यौवन अवस्था। अब यौवन अवस्था जो है ना, वो जब प्रारंभ होता है, अब ये कब प्रारंभ होता है? तो ऐसा देखा जाए तो फीमेल और मेल में अलग-अलग टाइम में होता है, बट एवरेज निकाला जाए तो वही 15-16 साल के बच्चे में ये स्टार्ट हो जाता है। वो एक तरह से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो परिवर्तित होने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स चेंज जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ही युग्मक जो है उसके शरीर में बनना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पास हम बात करते हैं कि भाई ये जो है वो यौवन अवस्था में तो प्रारंभ होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, क्या यौवन अवस्था जब आती है उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं आते हैं? जब यहाँ पास कुछ ना कुछ चीज़ का निर्माण होगा, तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। तो हाँ जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है। अब वो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि होने वाली है आर्तो चक्र की। फीमेल में जब यौवन अवस्था आती है, जब यहाँ पास अंडाणु का निर्माण स्टार्ट होता है, तो उस समय में एक प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम बोलना ही सही रहेगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन फ़ील होता है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास ब्लड जो है वो यहाँ पास लीकेज होती है। अब हम यहाँ पास बात करते हैं अभी मेन टॉपिक की, जो अभी चल रहा है करंट में हमारे इस लेक्चर के अंदर में, वो यहाँ पास है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे शुक्राणु जनन। बहुत ज़्यादा ईज़ी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा-थोड़ा समझना है। अब जब मैं इसे स्टार्ट करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, एक वर्ड है जो आपको याद होनी चाहिए, वो है जन्म कोशिका। ये जो जन्म कोशिका है इसे हम लोग अलग नाम भी देते हैं, एक सेकंड नाम भी है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपको अभी याद रखना है जन्म कोशिका, जो कि होती है टू एंड कंडीशन में। अब हाँ, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है यार, ये टू एंड कंडीशन क्या होता है, एंड कंडीशन क्या होता है? काफ़ी लोगों को तो पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक पता नहीं, ये भई ये टू एन क्या है, एन क्या है? वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ था, मतलब फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ था। बट एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये टू एन और ये जो वन है, मतलब वन एन है, वो क्या है? सिंगल एन। देखो, टू एन जब भी आप देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पास ये समझ में आ जाना चाहिए कि भई जो गुड्स होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, वो यहाँ पास क्या होता है, 2 मतलब कि जोड़ी में पाया जाता है। 2 है जो आपस में जुड़ते हैं तो उसे जोड़ा बोलते हैं, मतलब 2 जो होते हैं ना उसे एक जोड़ा बोलते हैं। अगर वो जोड़े में है तो उसे हम लोग कहेंगे द्विगुणित, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। अगर वो सिंगल है,
उसे हम लोग एन से प्रदर्शित करेंगे और वो जो है वो हैप्लॉइड होता है, एक गुणित होता है। सो वही है, अगर गुणसूत्र है जोड़े में है तो इसे हम लोग 2n लिखते हैं, अगर वो सिंगल है तो n लिखते हैं। बस ये आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो जन्म कोशिका होगी वो 2n होगी, इसका मतलब ये है कि ये डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड नहीं होने वाली। अब ये डिप्लॉइड होने वाली है, तो चलो मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ आखिर में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ये जो शुक्र जनन है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि भाई एक जन्म कोशिका थी जो कि कंडीशन कैसी थी, डिप्लॉइड थी, 2n कंडीशन थी। अब उसी को हम लोग यहाँ पास नाम देते हैं, क्या देते हैं, शुक्राणु जनक कोशिका। जन्म का जो कोशिका थी उसी को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, शुक्राणु जनक कोशिका कह देते हैं। और जब हम बात करेंगे अंड जनन की, अंडाणु जनन की, तो उसमें हम लोग अंड जनक कोशिका वहां पर ले लेंगे। बाकी यहाँ पर जन्म कोशिका आप ले सकते हो, नॉर्मल से दोनों में सेम ही अगर लेना है तो आप जन्म कोशिका नाम ले सकते हो इसको, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि ये कैसा होता है, ये होता है डिप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं होता, 2n कंडीशन होता है। अब आपको मैं बता दूं, जब ये 2n कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें ना समसूत्री विभाजन करते हैं, हम कहते हैं माइटोसिस। अब आपको मैं बता दूं, जब भी हम समसूत्री विभाजन करते हैं ना, तो वो जो गुणसूत्र होता है ना, वो विभाजित हुए कोशिकाओं में समान रूप से जाता है, न कि आधे होकर। मगर समान का मतलब ये है कि यहाँ पास, अगर यहाँ पास डिप्लॉइड है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ दो कोशिकाएं बनेगी, जितनी भी कोशिकाएं यहाँ पास बनने वाली है, उनमें जो गुणसूत्र है वो क्या जाएगी, वो डिप्लॉइड ही जाएगी, हैप्लॉइड नहीं जाएगी। मतलब कि यहाँ 2n कंडीशन है तो इन दोनों में भी 2n कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये समसूत्री विभाजन करता है, कौन सा जन्म कोशिका जब सूत्र विभाजन करता है तो क्या होता है, तब यहाँ पर हमें मिलता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हमें मिलता है जो कि होता है 2n, मतलब कि डिप्लॉइड कंडीशन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। और मैं आपको बता दूं, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो कंडीशन में पूर्ण होता है, एक होता है अर्धसूत्री प्रथम और एक होता है अर्धसूत्री सेकंड। ये दोनों ही चरण पूर्ण करने के बाद वो अर्धसूत्री जो विभाजन है वो कंप्लीट होता है। तो पहला जब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो होगा क्या, पहला अर्धसूत्री विभाजन करने से हमें दो कोशिकाएं मिलती है। अब ये जो दो कोशिका है वो क्या डिप्लॉइड रहेंगे, नहीं, ये हैप्लॉइड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है, जो गुणसूत्र है वो आधे हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुणसूत्र आधा हो चुका है। सो इसमें से एक जो कोशिका हमें मिलती है उसका नाम हम लोग रखेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। हमने समसूत्री किया जिससे हमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका मिला, अर्धसूत्री प्रथम करने से हमें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका मिल जाता है। अब बचा है सेकंड अर्धसूत्री विभाजन। जैसे हम वो करते हैं, क्या होता है, ये चार कोशिकाएं बढ़ जाती है और ये जो चार कोशिकाएं बनी है जो कि यहाँ पर हैप्लॉइड है, वो जो चार कोशिका है उसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु प्रसव। अब ये देखो, ये जो शुक्राणु प्रसव है ना, ये क्या करता है, विकास करता है। कहीं ना कहीं इनके सिर पैदा होंगे, पूंछ पैदा होंगे और कुछ संरचनाएं जो है उनमें चेंजेस आएंगे। जैसे वो चेंज होंगे ना, उस कंडीशन में हम उन्हें कह देते हैं शुक्राणु। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर मेरे पास क्ले है, क्ले आपको पता है मिट्टी जो होता है वो क्ले ही होता है। क्ले में अगर मैं उसे शेप देने की कोशिश करूँ तो हर बार मेरे, मान लीजिए यहाँ पास मेरे पास 5-6 क्ले हैं और मैंने उन्हें शेप देने की कोशिश की। फर्स्ट मैंने शेप दिया तो वो अच्छा खासा शेप आया, सेकंड मैंने दिया तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, थर्ड में अलग हो जाता है। इसका मतलब ये है, मैं बताना ये चाह रहा था कि भाई ये जो शुक्राणु प्रसव जो होती है, ये यहाँ पर सब लोग देख लीजिए, ये शुक्राणु प्रसव है। जब इनमें चेंजेस आएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें जो पूंछ है ना वो लंबी हो जाएगी, कुछ में पूंछ जो है छोटी हो जाएगी, कुछ में पूंछ ही नहीं होगी और कुछ की संरचना टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो शुक्राणु बनने वाला है उसकी संरचना जो है चेंज हो सकती है, काफी अलग अलग टाइप की संरचना हो सकती है। बट जब हम निषेचन करते हैं तो कौन से शुक्राणु लिए जाते हैं, जो एकदम नॉर्मल होते हैं, सामान्य, एकदम जो सामान्य होते हैं शुक्राणु, वही यहाँ पर क्या है, भाग लेते हैं निषेचन में। बाकी जो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिसकी संरचना अलग हो जाएगी, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाले, वो नष्ट हो जाएंगे या तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। सो यहाँ पास मैं आपको बताना चाहता था कि शुक्राणु की संरचना अलग अलग हो सकती है। अब ये शुक्राणु जो प्रसव बना है वो शुक्राणु का रूप ले लेगी। अब कुछ इस तरह से हमारा शुक्राणु बन चुका है और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। अब यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ, शुक्राणु जो है उसका डायग्राम पूछा जाता है, आपको लग जाएगा कि शुक्राणु कैसा दिखता है, उसके चित्र आपको बताना है और वर्णन करना है। देखो, शुक्राणु जो है ना, उसके 3 यहाँ पास मुख्य भाग होने वाले हैं। वैसे तो 4 दिया जाता है जब हम लोग चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं तब, बट मेनली इसके 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा सिर, दूसरा होगा ग्रीवा और तीसरा होगा उसका पूंछ, जिसे हम लोग पुच्छ कहते हैं। अब ये जो पूंछ है, ग्रीवा है, शीर्ष है, भाई इनमें कुछ न कुछ संरचनाएं आपको और देखने के लिए मिली होगी इस डायग्राम के अंदर में। अब देखो, चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। अब देखो, ये जो सिर है ना, वो कुछ इस तरह से है, जिसके ऊपर में सबसे ऊपर में आपको नोकीला भाग देखने के लिए मिला होगा। ये जो नोकीला भाग है वो क्या करता है,
ये नोकीला भाग जो है अंडाणु जो होता है ना, उसके जो भित्ति है उसे भेदने का काम करती है। अब यहाँ बस आप ध्यान से देखो, इसके अंदर में क्या है, ये जो सिर है इसी के अंदर में होता है केंद्रक। इसके अंदर में क्या होता है भैया, केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्रीय पदार्थ भरा होता है। अब आप खुद ही सोचिए, जिसके अंदर में गुणसूत्रीय पदार्थ है, इसका मतलब ये है यही गुणसूत्र है और यही जाके अंडाणु से मिलेगा और मेन चीज़ तो यही होने वाला है। तो कहीं न कहीं इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर में एक आवरण चढ़ा होता है। जो आवरण होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जो द्रव्य कला जिसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उसका यहाँ पास आवरण जो है लगा होता है। अब यहीं पर जो है आप देख सकते हो, ये जो हमारा नोकीला वाला भाग है जिसमें अंडपिंडक होता है, अग्रपिंडक होता है। अब यहाँ पास क्या होगा, ये कोशिका जो है वो भेदेगा अंडाणु की भित्ति को और भेदने के बाद वो प्रवेश करेगा अंदर और ये जो केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है वो अंडाणु के अंदर में चला जाएगा और उसके बाद निषेचन जो है वो हो जाएगा। बाकी इसके नीचे में ग्रीवा होती है, जो कि गर्दन वाला जो पार्ट है वो ग्रीवा हो जाती है। जस्ट नीचे में आपको मध्य खंड यहाँ पास देखने के लिए मिलेगा। ये जो मध्य खंड है इसके अंदर में आपको जिगजैग पैटर्न में, यहाँ पर सब देखिए, जिगजैग पैटर्न में आपको कुछ संरचनाएं मिल रही है। ये संरचना क्या है, ये है सूत्रकणिका। अब सूत्रकणिका कई लोग को नया लग रहा होगा, बट इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी भाई, वही जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। ये तो आपको पता ही होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है भैया, ऊर्जा घर होता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा। अब ये ऊर्जा किस काम आएगी, ये ऊर्जा काम आएगी तैरने की। मतलब ये जो शुक्राणु है वो तैरने के लिए ऊर्जा का उपयोग लेगी और ये जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है मध्य खंड में और ये जो मध्य खंड है वो ग्रीवा में है। मतलब सिंपल सा ग्रीवा वाला वही पार्ट है ग्रीवा, जहाँ पास इसे ऊर्जा मिलेगी तैरने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पास क्या है, मैंने पानी लिया हुआ है और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, शुक्राणु को डाल देता हूँ और ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलता है और ये तैर रहा है। मतलब पानी में ये डूबेगा नहीं, ये तैर रहा है। अब यहाँ पास आप ध्यान से देखो, तैरना अलग बात होती है और आगे चलना पीछे चलना ये अलग बात होती है। तैरना तब कहलाता है जब वो डूब नहीं रहा है, वो तैर रहा है। अब इसका मतलब ये तो है ना कि भाई वो एक ही जगह में तैर रहा है, सतह पे तैर रहा है। आप ध्यान से देखो, कहीं न कहीं हमें ये जो शुक्राणु उसे आगे बढ़ाना होगा, तो आगे बढ़ाने के लिए उसे गति की ज़रूरत होगी। अब ये जो गति है उसे कैसे मिलेगी? ये गति देगी उसकी पूँछ। ये जो पूँछ है वो क्या करती है, ये ना थोड़ी इस टाइप से हिलती है, कुछ इस टाइप से हिलती है और हिलने से क्या होता है, जो पानी है या जो यहाँ पास लिक्विड होगा, वो थोड़ा-सा इधर-उधर हिलेगा और उसके कारण क्या होगा, वो आगे चलेगा, मतलब गति करेगा। मतलब पूँछ जो है गति में मदद करेगा। अब कुछ इस तरह से उसकी डायग्राम आपको बनाना है, जब आपको पूछा जाए 3 नंबर में ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आ सकता है। बाकी आप यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। शीर्ष है, मतलब शीर्ष जो है उसमें अंगरपिंडक होता है, इसमें क्या होता है केंद्रक पाया जाता है और ये क्या करता है भैया, निषेचन में एंजाइम जो है अंडाणु की झिल्ली जो होती है उसे भेदने का काम करती है। ग्रीवा है, उसके बाद मध्य परत है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का स्रोत है, पूंछ है जो कि तैरने में मदद करता है। तो बस ये आपको बताना होगा। इसके बाद अगला यहाँ पर जो होने वाला है वो है अंडाणु जनन। इसके अंदर हम देखेंगे मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। अब सिंपल सा मैंने बताया था जन्म कोशिका, वही आपको लेना है, रिपीट करना है वही चीजें। आप चाहो तो यहाँ पर अंडाणु जनन कोशिका भी ले सकते हो या जन्म कोशिका भी ले सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अब यहाँ पर जन्म कोशिका मैंने लिया हुआ है। अब ये जो जन्म कोशिका है वो यहाँ पर डिप्लॉइड है। अब ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा और ये जब समसूत्री विभाजन करता है, इसके पश्चात यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनेंगी। सेकंड मैंने नहीं दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि उसका काम यहाँ पास नहीं होगा। हम फर्स्ट को लेके चलते हैं, वही सेम प्रोसेस सेकंड में भी होता है, बट हम लोग एक को ही लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है अपना डायग्राम, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा बनाना होता है एग्जाम के अंदर में, ताकि एग्जामिनर जो है, चेकर जो है, उसे समझ में आए कि भाई ऐसा भी एकदम समझ में आए, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। बाकी देखा जाए इसके अंदर में जब समसूत्री आयोजन होता है तो हमें मिलता है यहाँ बस प्राथमिक अंडाणु कोशिका, जो कि यहाँ पर डिप्लॉइड ही होता है। अब ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करता है, हमें मिलते हैं यहाँ पर द्वितीयक अंडाणु कोशिका, साथ ही हमें मिलता है प्राथमिक ध्रुवीय शरीर, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पर सब ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, ये आगे चल के तो कुछ काम करता है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीयक अंडाणु कोशिका है ना, यही आगे चल के अंडाणु बनाएगा और हमारे यहाँ पर जो काम का है वो अंडाणु है, हमें अंडाणु ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राथमिक जो शरीर है, ध्रुवीय शरीर है, उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। मतलब आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, बस आप इतना छोड़ सकते हो, नीचे वाला पार्ट नहीं बनाना है आपको। अब देखो ये जो द्वितीयक अंडाणु कोशिका है, ये क्या करेगा, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन करेगा और जैसे सेकंड अर्धसूत्री विभाजन करता है, इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है अंडाणु और साथ ही साथ द्वितीय ध्रुवीय शरीर मिल जाता है। अब यहाँ पर अंडाणु तो मिल चुका है, अब क्या भाई शुक्राणु की तरह अंडाणु का भी डायग्राम पूछा जाएगा एग्जाम में? तो नहीं, अंडाणु का डायग्राम नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में। बट हाँ,
ये जहाँ बनता है ना, उसके यहाँ पास कुछ पार्ट जो है वो पूछे जाएँगे, मतलब कि अंडाशय जो है, उसका आरेखी काट जो है ना, वो यहाँ पास पूछा जा सकता है। मतलब काफ़ी रेयर चांस है, बहुत पहले पूछा जाता था, 2017-18 के टाइम में पूछा जाता था, जब मतलब इससे पहले सिलेबस जो चेंज हुआ था, उस टाइम में पूछा जाता था। तो रेयर चांस है, मतलब देखा जाए कितनी चांस है इसके क्वेश्चन के आने की, तो 0.01 चांस मैं बोलूँगा, मतलब भाई बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। बट हाँ, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें क्या ही है, इसमें रक्त वाहिका है, रुधिर वाहिका है एंड कुछ प्राथमिक पुटिकाएँ है, पुटक है, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पास अंडाणु वगैरह आपको देखने मिल रहा होगा। इसके बाद अगला यहाँ पास हमारे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, जिसे आपको एक बार पढ़ना होगा। बस वही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें क्या था, शुक्राणु जनन है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनता है, मतलब समश्रुति विभाजन करने से, फिर वो अर्धश्रुति विभाजन करता है, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनता है, फिर अर्धश्रुति सेकंड करता है, फिर ये शुक्राणु प्रसव बनता है और फिर वो शुक्राणु बनता है। वही चीज़ें थी, बार-बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। एंड ये चार्ट एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें 46 गुणसूत्र की संख्या दी गई है एंड 23-23 यहाँ पर है। अगर आप अच्छे से इसे देखोगे, तो कहीं न कहीं एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। सो भाई आप ट्राई करना, 1 मार्क्स के लिए आप थोड़ा-सा डीप में जाने की कोशिश करना। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट, जो कि एक फैक्ट है, मतलब ये आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये फैक्ट है तो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था वीर्य, ये जो वीर्य होता है वो एक लिक्विड टाइप का होता है, व्हाइट कलर का होता है और ये जो है गंध युक्त होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीर्य है ना भैया, वो होता कैसा है, ये कैसे संरचना है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो शुक्राणु है ना, उसे एक तरह से सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होता है ना, वो वीर्य के अंदर में होता है। जब शुक्राणु जो है वो नर के शरीर से बाहर आता है, तो उसे सर्वाइव करना होता है और सर्वाइव करने के साथ-साथ उसे अंडाणु के साथ मिलना भी पड़ता है। अब वो कंडीशन के लिए भाई शुक्राणु ऐसे तो नहीं जाएगा, तो कहीं न कहीं किसी माध्यम से उसे पहुँचाया जाता है। जो माध्यम से हम पहुँचाते हैं, वही वीर्य होता है। इसके अंदर में क्या-क्या होता है? इसके अंदर में शुक्राणु प्लाज़्मा होता है, शुक्राशय प्लाज़्मा होता है और शुक्राणु होता है। यही शुक्राशय प्लाज़्मा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर में शुक्राणु सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट यहाँ पर ये करता है। और उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पास जो है निषेचन किया जाता है, तो ये जो वीर्य है, वो मादा के शरीर में यहाँ पास डाला जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, शुक्राणु जो है वो अंडाणु से मिलता है और निषेचन होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, निषेचन जब किया जाता है, निषेचन की जो क्रिया होती है, उसमें जब वीर्य बाहर निकलता है, वीर्य सेचन के द्वारा जब वीर्य बाहर निकलता है, तो उस वीर्य के अंदर में कितने यहाँ पर शुक्राणु हो सकते हैं? क्या आप गेस कर सकते हो? क्या 200-250 ऐसे होंगे? नहीं, उसके अंदर में होते हैं 200 से लेके 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। मतलब कि जो वीर्य होते हैं ना, उसके अंदर में मिलियनों यहाँ पास क्या है, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। अब इनमें से भी कम से कम 60% ऐसे शुक्राणु होते हैं, जो कि सामान्य होते हैं। उनकी जो आकृति है ना, वो सामान्य होती है, एकदम अच्छी होती है। मैंने बताया ना कि इनकी आकृति अलग-अलग हो सकती है, टेढ़ी-मेढ़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सामान्य आकृति और जो मतलब आकार है, वो एकदम समान होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर जो है निषेचन होगा। अब 60% ऐसे होंगे जिनमें सामान्य आकृति, आकार होंगे और इन 60% में भी 40% ऐसे होंगे जिनकी गति जो है ना, वो तीव्र होगी, मतलब तेज गति करने वाले होंगे। कुछ धीमी गति वाले होंगे, कुछ तेज गति वाले होंगे। अब जो धीमी वाले हैं भाई, वो कहीं न कहीं निषेचन नहीं करेंगे, जो तेज वाले हैं वो जल्दी पहुँच के निषेचन कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि अंडाणु की भित्ति को छेद नहीं पाएँगे, भेद नहीं पाएँगे, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पास एनिमिलेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पास निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, वो अगली क्लास में देखेंगे। बाकी निषेचन के टाइम जब यहाँ पास यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, तो महिलाओं में या स्त्रियों में बोल सकते हो, एक प्रॉब्लम आता है जिसे आर्तक चक्र कहते हैं। बाकी देखा जाए तो ये नेचुरल है, ठीक है? ये कोई ऐसा गलत चीज़ तो नहीं है, नेचुरल ही है। सो हम अगली क्लास में एकदम डिटेल से बात करेंगे कि आर्तक चक्र क्या होता है, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, कंप्लीट डिटेल हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये सारे नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसा हम पहले अपलोड करते थे, वही सारी चीज़ें अपलोड होती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।